के जो हम लोग के ऊपर जिनका राज चलता था वो ब्रिटिश थे। तो आज भी इंडिया में बहुत से रूल्स ऐसे हैं जो ब्रिटिश के बनाए गए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। इसीलिए हमारे जो लॉ है वो ब्रिटिश रूल से ऊपर बेस्ड है। तो हमारी आंसर होगी ब्रिटिश मर्केंटाइल लॉ। तो इंडियन लॉ किससे बना है? ब्रिटिश मर्केंटाइल लॉ से। इसके बाद है बच्चों इंक्लूसिव इन कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ के अंदर कौन आते हैं? तो कमर्शियल लॉ के अंदर ही सभी आते हैं बच्चों। कंपनी लॉ भी आते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आते हैं, पार्टनरशिप एक्ट भी आते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कानून की मदद ली जा सके वो कौन होता है? तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। तो बेटा आंसर होगा एग्रीमेंट। आंसर होगा एग्रीमेंट, विच इज नॉट इसेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको इस चार में से वो बताना है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहला क्वेश्चन है फ्री कंसेंट। बेटा फ्री कंसेंट बहुत जरूरी है। फ्री कंसेंट का मतलब है कि जो लोग एग्रीमेंट करते हैं वो दोनों के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो। तो फ्री कंसेंट जरूरी है। लीगलिटी ऑफ कॉन्टेस्ट, यानी कि जो चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट बन रहा है वो लीगल होना चाहिए। तो ये दोनों ही जरूरी है। सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर ये जरूरी नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है क्या होना? इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। सर्टेनिटी होना जरूरी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जरूरी है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन जरूरी नहीं है? तो सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर जरूरी नहीं है। फ्री कंसेंट जरूरी है, लीगलिटी भी जरूरी है और सर्टेनिटी भी जरूरी है। When offer is accepted, जब ऑफर इज एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। क्या कहते हैं? जब ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस। मतलब मैंने ऑफर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो कहलाता है एक्सेप्टेंस। जनरल ऑफर एक्सेप्टेड बाई, बेटा जनरल ऑफर को कहते हैं पब्लिक ऑफर। ये ऑफर सबके लिए है। जैसे मान लो अमेजोन ने ऑफर लाया, धमाका ऑफर, तो क्या वो ऑफर खाली रिच क्लास के लिए है, पुअर क्लास के लिए है कि सबके लिए है? तो वो सबके लिए है। तो जनरल ऑफर को पब्लिक ऑफर बोलते हैं बेटा। और ये सबके लिए, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है, हर कोई इसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्वांटिटी ऑफ कंसिडरेशन इन लव एंड अफेक्शन, अभी मैंने सुबह ही बताया था आप लोगों को लव एंड अफेक्शन के लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बेटा एडुकेट कंसिडरेशन, नॉट टू मच सफिशिएंट, उसके लिए ज़रूरी है बेटा ये वाला कंडीशन, कंसिडरेशन नॉट कंपलसरी। क्योंकि लव एंड अफेक्शन के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी नहीं है। कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन को बोला गया नॉट कंसिडरेशन। हु इज कैपेबल पर्सन फॉर डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज कैपेबल, मतलब कौन लोग है जो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट माइनर नहीं बना सकता, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं बना सकता, माइनर नहीं बना सकता, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं बना सकता, अनसाउंड पर्सन भी नहीं बना सकता, गुड कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो बेटा हु इज कैपेबल, कैपेबल मतलब किसके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। बेटा माइनर तो बना नहीं सकता, और जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके पास पावर नहीं है दोबारा एग्रीमेंट बनाने का। अनसाउंड पर्सन जिसका माइंड सही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो ये तीनों डिसक्वालीफाई हो गया। तो गुड कंसिडरेशन बना सकता है। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बाई माइनर, अगर माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपको याद होगा वो वॉइड हो जाता है। हम आप लोग को बताए थे वो कैंसिल हो जाता है। वॉइड ऑफ स्टार्टिंग वो कैंसिल हो जाता है।
उसे कहते हैं बॉइड। अगर माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट बॉइड हो जाएगा, क्योंकि माइनर के पास कैपेसिटी नहीं है। मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। बेटा फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या है? आपको याद होगा फ्री कंसेंट का मतलब है दोनों का माइंड एक होना चाहिए। जैसे मैंने कहा गाड़ी बेचूंगा, तो मैं गाड़ी अगर बेच रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, और आप गाड़ी खरीदने को तैयार है तो आपके ऊपर भी कोई दबाव नहीं। इसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट के अंदर आएगा एग्रीमेंट एक्सेप्टेड नन ऑफ दिस, तो आएगा सेल्फ रियलाइजेशन एग्रीमेंट। सेल्फ रियलाइजेशन एग्रीमेंट का मतलब बेटा हम और आप खुद मिलकर इस बात में आपस में सहमत है, कोई थर्ड पार्टी हम लोग के ऊपर कोई फोर्स नहीं डालना। लोन टेकन बाय माइनर बट फॉल्स इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज ए मेजर। यहाँ पर माइनर ने कहा कि लोन लिया, और लोन लेते वक्त वो क्या किया, सबको ये बताया कि हम माइनर नहीं है, तो इसका मतलब ये धोखा दे रहा है। तो क्या होगा? पे कंपल्सरी कंपनसेशन, ब्लेम एज ए फ्रॉड, नॉट कंपल्सरी फॉर कंपनसेशन, हिज प्रॉपर्टी इज लायलेबल फॉर कंपनसेशन। तो बेटा एक बात हम बताते हैं, माइनर के साथ किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट अगर आप करते हो तो वो बॉइड है, यानी कि यहाँ पर माइनर बेनिफिशियरी है। अगर माइनर किसी को बेवकूफ़ बनाकर लोन ले लिया तो लोन नहीं चुकाएगा, वो लोन नहीं चुका सकता। तो यहाँ पर ये होगा नॉट कंपल्सरी फॉर कंपनसेशन, क्योंकि माइनर के साथ आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। माइनर किसी को धोखा भी दे सकता है, इसीलिए माइनर अगर किसी को धोखा दिया तो वो बच्चे पैसा वापस नहीं करेगा, वो रख लेगा। अब बच्चे 2014 का पेपर हम सॉल्व करते हैं। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब फिर वही क्वेश्चन आया, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इज प्रॉमिस्ड। बच्चे जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो कहलाती है एक्सेप्टेंस। जब कोई ऑफर को पब्लिक एक्सेप्ट कर ले तो वो एक्सेप्टेंस कहलाती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू द फोर्स। भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1872। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1872 को बना। A contract which cannot be enforced in a court of law। बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कानून की मदद नहीं ली जा सकती है, क्यों? सम टेक्निकल डिफेक्ट, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के चलते वो कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जिस कॉन्ट्रैक्ट में टेक्निकल डिफेक्ट हो, याद रखना, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टेक्निकल डिफेक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलोगे अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल डिफेक्ट होने से जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी उसे क्या कहोगे? अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मेंटल एक्सेप्टेंस नॉट एविडेंस बाय वर्ड या कंडक्ट इन द आईज ऑफ लॉज। मेंटल एक्सेप्टेंस नॉट एविडेंस by the word or a conduct in the eyes of law, acceptance voidable या not acceptance या illegal, यानी कि mental acceptance not evidence। यानी कि अगर आप मुंडी हिलाकर कुछ बात कर रहे हो या बाय वर्ड कुछ बोलकर आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो या कोई काम करके एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आइज ऑफ लॉ में उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो यस, उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको किताब बेचूंगा, आप मुंडी हिला के बोल रहे, मुंडी हिला के आप इशारा कर रहे हैं हम लेंगे, वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। या आप वर्ड्स बोल रहे हैं कि हाँ सर मैं रेडी हूँ, तो वो भी एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर, ये बार बार आ रहा, आपको मालूम है माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लोगे वो वॉइड हो जाएगा, उसको कहेंगे वॉइड एवेंसियो। एवेंसियो का मतलब होता है स्टार्टिंग, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही कैंसिल हो जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, अनइमेजिनरी, प्रॉपर या ऑल ऑफ दिस। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, अनइमेजिनरी या प्रॉपर या ऑल ऑफ दिस। बेटा सबसे पहले कंसिडरेशन मस्ट बी रियल होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल का मतलब बेटा
जो हम अपनी प्रॉमिस कर सके उसको कहते हैं माना जाएगा। या आप वर्ड्स बोल रहे हैं कि हाँ सर, रियल, अनइमेजिनरी या प्रॉपर या ऑल ऑफ दिस। बेटा सबसे पहले कॉन्सिडरेशन मस्ट बी रियल होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन मस्ट बी रियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल का मतलब बेटा जो हम अपनी प्रॉमिस कर सके उसको कहते हैं रियल। जैसे आपने मुझे कहा सर किताब आप बेचोगे, तो मेरे पास किताब है, मैं किताब आपको बेचूंगा, तो किताब मेरे लिए रियल है, आपके लिए रियल है, आप मेरे को पैसा दोगे, इसको कहते हैं रियल। जो हम लोग आपस में जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि बेटा मैं तुम घर में बैठो हम पास करवा देंगे, ये रियल घटना नहीं है, इसलिए कॉन्सिडरेशन रियल होना चाहिए। चार्जिंग ऑफ हाई प्राइस और ए हाई इंटरेस्ट रेट इज, अगर आपका प्राइस ज़्यादा हो या हाई इंटरेस्ट रेट हो तो वो कौन कहलाएगा? कोयर्सन, फ्रॉड या अनडिड इन्फ्लुएंस? बेटा ये नन ऑफ दिस, क्योंकि लॉ के अंदर हाई प्राइस और हाई इंटरेस्ट के बारे में कोई बातचीत नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दिस, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है ही नहीं। सेल ऑफ गुड्स के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन गुड्स? गुड्स के अंदर कौन आ सकता है? बच्चों आपको हमने वीडियो बना के भेजा था, गुड्स मूवेबल होता है। मूवेबल का मतलब है जिसको एक जगह से दूसरे जगह हम लेके जा सकते हैं। तो क्या बिल्डिंग को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हो? नहीं सर। तो बेटा लैंड और बिल्डिंग जो है वो गुड्स नहीं है। क्लियर? मनी भी गुड्स नहीं है। क्या हम लोग पैसा का लेन देन करते हैं? हम आपको बोले 10 रुपया तो हम आपको 15 रुपया देंगे, ये भी गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम भी नहीं है। गुड्स किसको बोलोगे यार? स्टॉक और शेयर को। तो बच्चों याद रखो, बिल्डिंग भी गुड्स नहीं है, मनी भी गुड्स नहीं है और एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स नहीं है। तो गुड्स कौन है? स्टॉक ऑफ शेयर। कल हो सकता है एग्जाम में आ जाए कौन गुड्स नहीं है, तो बिल्डिंग गुड्स नहीं है उसमें टिक मार देना, मनी भी गुड्स नहीं है उसमें टिक मार देना, एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स नहीं है उस पर भी टिक मार देना। गुड्स है स्टॉक एंड शेयर। Goods in a possession and the ownership of the seller at the time of sale are called. बेटा the goods in a possession मतलब सामान हमारे पास है, ऑनरशिप सेलर के पास है। एट द टाइम ऑफ सेल, जब हम सामान बेच रहे हैं और बेचते वक्त सामान भी उनके पास है, सेलर के पास है, ऑनरशिप भी सेलर के पास है, वो गुड्स को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब वो गुड्स मेरे पास है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, मेरा दुकान है और मेरे दुकान में मोबाइल है, तो मोबाइल मेरे पास है, हम उसके मालिक हैं। आप अगर सामान लोगे तो आपको सामान दे देंगे। तो एग्जिस्टिंग गुड्स वो होता है जो सेलर के पास दुकान में हमेशा रखा रहता है, वो जब चाहे किसी को बेच सकता है। एग्रीमेंट ऑफ सेल। एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आप देखोगे मैंने इस पर वीडियो बनाया। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं बेटा जहां पर बायर और सेलर दोनों अपना वादा पूरा कर दिया। जैसे मान लो मैंने कार बेचा 1 लाख में, तो मैंने कार आपको 1 लाख का दिया, मेरे पास से कार आपके पास चला गया, आपने मुझे 1 लाख दिया, मेरे पास 1 लाख आया। अब कोई चीज़ बाकी है? नहीं, उसको बोलोगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलोगे जहां प्रॉमिस बाकी है, जहां प्रॉमिस बाकी है। जैसे सपोज करो मेरे पास किताब है, आप आए बोले सर ये किताब अपने पास रखिएगा, सर ये किताब अपने पास रखिएगा, मैं आपको कल पैसा दूंगा। तो क्या ये अभी सेल हुआ? नहीं, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो आप यहाँ पर उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं जहाँ बायर और सेलर अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। ब्रीच ऑफ वारंटी क्या है? गिव अ राइट टू क्लेम फॉर डैमेज। हाँ बेटा, ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर बेटा कोई सामान अगर हम लिए और सामान खराब हो गया वारंटी के अंदर, तो बेटा उस पर आप क्लेम कर सकते हो, राइट टू क्लेम फॉर डैमेज। उस पर आप राइट टू क्लेम फॉर डैमेज कर सकते हो, इसीलिए उसका आंसर होगा ये वाला।
तो ब्रीच ऑफ वारंटी में आप क्लेम कर सकते हो डैमेज का। बात सही है, हम टीवी लाए, वारंटी में था, टीवी खराब हो गया, तो भैया हम डैमेज के बारे में तो बात करेंगे दुकानदार से। ए सोल्ड गुड टू बी, ए ने बी को सामान बेचा। डिलीवरी से पहले, बी को डिलीवरी देने से पहले सम ऑफ द गुड्स वर डैमेज इन अ वेयर हाउसेस। बेटा गोडाउन में ही सामान खराब हो गया, तो बोलो ये लॉस कौन सहेगा? तो जाहिर है ये सहेगा, क्योंकि सामान तो बी को मिला नहीं और सामान आपके दुकान में था। तो कौन सहेगा? ए। अब 2015 का पेपर आपको दिखाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इंडियन कमर्शियल लॉ? इंडियन कमर्शियल लॉ का सोर्स कौन है? कस्टम एंड यूजेस, लेजिस्लेशन या रोमन लॉ या ऑल ऑफ दिस? तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इंडियन कमर्शियल लॉ, तो वो है हम लोग का लेजिस्लेशन, संविधान है। हम लोग कानून वहाँ से बनाते हैं, नहीं तो ब्रिटिश लॉ। As per law of contract, person who make a proposal is called the person who make a offer। बेटा जो ऑफर देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफरर। क्या बोलते हैं? ऑफर देने वाले को ऑफरर बोलते हैं, और जो ऑफर एक्सेप्ट करता है उसको ऑफरी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना। ऑफरी का मतलब हुआ है ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला, और जो ऑफर देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफरी, ऑफरर। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिस एग्रीमेंट में कानून का मदद होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कौन जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? ऑफर एक्सेप्टिंग भी जरूरी है, सर्टेनिटी भी जरूरी है, ऑल ऑफ दिस। नो कॉन्सिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्सिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड दिस? आपको नीचे बताना है कि कौन है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट भी है, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट भी है, एजेंसी भी है। Natural love and affection. Which of the following is a mode of revocation of an offer? Revocation of offer का मतलब है जो ऑफर था वो ऑफर को कैंसिल कर दिए। अगर आप ऑफर को कैंसिल करना चाहते हैं तो नोटिस दे सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। ऑफर कब कैंसिल होगा? नोटिस देके कैंसिल होगा, या ऑफर का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा, या तो जो कंडीशन है उस कंडीशन को पूरा नहीं किया तब ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब है ऑफर का ख़त्म होना। ऑफर ख़त्म कब होगा? नोटिस था, वो नोटिस क्या, नोटिस मिलने पे ऑफर ख़त्म हो गया। टाइम ख़त्म हुआ तो वो भी ऑफर ख़त्म हो जाएगा, या जो कंडीशन है ऑफर का अगर उसको पूरा नहीं किया जाए तब भी ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस। द पार्टी डिफ्रॉडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी? इफ द पार्टी डिफ्रॉडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टी के साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड किया गया हो तो वो क्या कर सकता है? ही कैन रिपील द कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोबारा बात कर सकता है? ही मे आस्क फॉर डैमेज, या ही मे इंस्टीट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या एनी ऑफ दिस। तो बेटा इसमें से वो कुछ भी कर सकता है। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब हम सेल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, द गुड्स दैट कैन बी आइडेंटिफाई एंड एग्रीड अपॉन और कॉल्ड। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि भैया आप मेरे को सामान बेचिए, तो वो कौन सा गुड्स होता है बेटा? वो होता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है जिस गुड्स को हम लोग पहचान लिए। मान लीजिए हम टीवी खरीदने गए तो वहाँ बहुत सी टीवी है, LG है, सैमसंग है, MI है, बहुत सी है, रियलमी है, बहुत सी टीवी है। अब हम लोग उसमें से जो टीवी खरीदेंगे बच्चा, उसी का ऊपर ना एग्रीमेंट बनेगा, उसी गुड्स को कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स।
नो वन कैन, सामान नहीं दे सकता जब तक उसके पास वो सामान ना हो। तो ये बात जो आपको बताया जाना है वो बताइए किसके ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये है सी नंबर, एजेंट के ऊपर लागू नहीं होता है। या सेल बाय एनी ऑफ द जॉइंट ओनर, दो ठो मालिक है, उनमें से कोई एक मालिक भी सामान को बेच सकता है, इसीलिए बोथ ऑफ दिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिट इंपेटर, डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिट इंपेटर हैज बीन मेंशन अंडर विच सेक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिट इंपोर्टर किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिट इंपेटर जो है बच्चों वो सेक्शन 16 के अंतर्गत आता है। इसके बारे में बोला गया है सेक्शन 16। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सेल ऑफ गुड्स किसके ऊपर लागू होता है? सेल ऑफ गुड्स लागू होता है बेटा मूवेबल गुड्स अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी। जाने कि सेल ऑफ गुड्स अप्लीकेबल होता है मूवेबल गुड्स के ऊपर, लेकिन एक्शनेबल क्लेम और मनी के ऊपर लागू नहीं होता। तो ये आंसर उपयुक्त है। वो गुड्स होना चाहिए मूवेबल्स, लेकिन वो नहीं होना चाहिए एक्शनेबल क्लेम और मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? ऑल ऑफ दिस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड में सभी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, ट्रांसफर भी होना चाहिए, बायर और सेलर भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। When a proposal is accepted, जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो कहलाता है when proposal is accepted is known as promise। जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉमिस कहलाता है। Which of the following is not an element of valid contract? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कौन एलिमेंट नहीं है? ऑफर एक्सेप्टेंस भी है, फ्री कंसेंट भी है, लीगल कंसिडरेशन भी है, इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ माइनर, अगर माइनर साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड एवेंसियो हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही कैंसिल हो जाएगा। इफ ऑफर इज रिफ्यूज बाय द एक्सेप्टर, अगर एक्सेप्टर ऑफर लेने से इनकार कर दे तो वो क्या होगा? रिमेन वैलिड होगा, रिवाइज होगा या बिकम वॉइड होगा, डस नॉट बिकम अ वॉइड। अगर ऑफर इज रिफ्यूज बाय एक्सेप्टर द सेड ऑफर, अच्छा, एक्सेप्टर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया लेकिन वो रिफ्यूज करने मांग रहा है तो बेटा वो रिफ्यूज तो होगा नहीं, वो रिमेन वैलिड। क्या होगा? रिमेन वैलिड ही रहेगा, क्योंकि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एग्रीमेंट क्रिएटेड विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई एग्रीमेंट है उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड हो जाएगा, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें पैसा का लेन देन की बात नहीं है, यानी कि मैं मतलब रिटर्न की बात नहीं है, रिटर्न होना जरूरी है, इसलिए बिना कंसिडरेशन का वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन exert only by those who are। बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब जानते हो, जो ब्रेन वॉश करता है, जो मेंटली डोमिनेट करता है, आपको फुसलाता है, उसी को कहते हैं। तो रिलेटेड टू ईच अदर, बात सही है बेटा। अगर हम आपका ब्रेन वॉश करेंगे तो हमारा आपके साथ रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा पहला वाला पॉइंट होना जरूरी है। Which of the following present will be considered as a disqualified to enter into contract as per Indian Contract Act? Disqualify, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, तो इंसॉल्वेंट नहीं बना सकता, कन्विक्ट पर्सन जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा जो दोषी है वो नहीं बना सकता, विदेशी एम्बेसडर नहीं बना सकता, ऑल ऑफ दिस। ये सभी लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल embodies, a contract of sale of embody is called only sale, both of this, only agreement to sale या none of this। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दोनों ही होता है बेटा, सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कैबिट इंपोर्टर, द बायर शैल बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स बाय whom।
अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ कैबेट इंपोर्टर के मुताबिक बायर शैल बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स। बेटा कौन है जो बायर को, खरीदार को गुड्स के बारे में जानकारी देगा? वो है सेलर। द गुड्स हुज प्रॉपर्टी पासिस टू द सेलर। बेटा सामान की जो प्रॉपर्टी है पासिस टू द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाने के बाद जो गुड्स की प्रॉपर्टी है वो सेलर के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। वो कौन सी गुड्स होती है? बेटा वो होती है आपका जाके फ्यूचर गुड्स। पूछो क्यों बेटा? जब सेल हो गई है तो गुड्स सेलर के पास होंगी कि बायर के पास होगी? सर अगर सामान बिक्री हो गई है तो जाहिर है बायर के पास होगी, लेकिन वो गुड्स अभी भी किसके पास है? सेलर के पास है। यानी कि सेलर वो सामान अभी नहीं दे पा रहा, उसको बाद में देगा, तो फ्यूचर गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज पर गुड्स? किसको गुड्स बोलोगे? बिल्डिंग? नहीं भाई। लैंड? नहीं भाई। एक्शनेबल क्लेम? नहीं भाई। फर्नीचर को बोल सकते हो क्योंकि फर्नीचर एक जगह से दूसरा जगह लेके जा सकते हो। बिल्डिंग लेके नहीं जा सकते, लैंड लेके नहीं जा सकते। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। और एक चीज याद रखो, मनी भी गुड्स नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें अभी वादा पूरा नहीं हुआ है। सेल होगा तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1872 में बना। ये हमेशा बार बार आ रहा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना बेटा? 1872 में बना। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर और प्रोमिसरी थर्ड पार्टी एंड नन ऑफ दिस। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कानून मदद नहीं कर सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन है बच्चों? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जिसमें कानून का मदद नहीं होगा वो वॉइड है, और जिसमें कानून का मदद होगा वो वैलिड है। द पर्सन हु मेक अ प्रपोजल, जो प्रपोजल देता है वो ऑफरर कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो ऑफरी कहलाता है। Which of the following person is a disqualify? कौन डिस्क्वालीफाई है? ऑल ऑफ दिस। बेटा अलाइन एनिमी, देश के दुश्मन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकोगे? नहीं। फॉरेन एम्बेसडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकोगे? नहीं। कन्विक्ट, जो बेचारे जेल में सजा काट रहे उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर सकोगे? नहीं। तो ऑल ऑफ दिस, ये सब पर्सन डिस्क्वालीफाई है। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाई विच मोड? आप ऑफर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ऑल ऑफ दिस, सभी तरीके से, बोलकर भी, कंडक्ट करके भी, और राइटिंग के भी जरूर भी। ऑल ऑफ दिस, सभी की तरह से भी आप किसी भी तरीके से ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड होगा तो उसके लिए क्या जरूरी नहीं है? ऑफर एक्सेप्टेंस तो जरूरी है, फ्री कंसेंट जरूरी है, इंटेंशन भी जरूरी है, नन ऑफ दिस। यानी कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिडर एज ए गुड्स? गुड्स किसको नहीं बोलेंगे? एक्शनेबल क्लेम को नहीं बोलेंगे, कार को भी गुड्स नहीं बोलेंगे, शेयर को गुड्स बोलेंगे। सॉरी बेटा, सॉरी, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, मुझसे गलती हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड्स? कौन गुड्स नहीं है?
तो बेटा कार तो गुड्स है क्योंकि कार एक जगह जो दूसरा जगह जा सकता है। फर्नीचर भी गुड्स है क्योंकि एक जगह जो दूसरी जगह जा सकता है। शेयर भी एक जगह दूसरी जगह जा सकता है। कौन एक जगह जो दूसरी जगह नहीं जा सकता है? एक्शनेबल क्लेम। तो बेटा गुड्स कौन नहीं है? एक्शनेबल क्लेम। फिर हम बता दें बेटा गुड्स कौन कौन नहीं, याद रखो। एक्शनेबल क्लेम नहीं है, मनी नहीं है। और कौन नहीं है बेटा? गुड्स। एक्शनेबल क्लेम नहीं है, मनी नहीं है, और वो नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह हम लेके नहीं जा सकते, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये गुड्स नहीं है। Which of the following is considered implied condition of a contract of sale of goods? अगर हम बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बना रहे हैं तो उसमें इम्प्लाइड कंडीशन कौन होगा? सिंपल होगा, सिंपल के जरिए माल बेच सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे के या गुड्स की क्वालिटी बता के, ऑल ऑफ दिस। बेटा फॉर द कंक्लूजन ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल? कौन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है? आपको याद होगा कंडीशन, मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया था। कंडीशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन का मतलब होता है जहां बायर और सेलर आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। जब तक बातचीत नहीं होगा तो सामान कैसे बेचनी होगा? कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन है जो सही है? कॉन्टीजेंट गुड्स इज द टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स। प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूचर गुड पासिस आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या स्पेसिफिक गुड आर द टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग गुड, ऑल ऑफ दिस। सभी स्टेटमेंट सही है। कॉन्टीजेंट गुड्स है बेटा, ये फ्यूचर गुड्स है, इसलिए बोला कॉन्टीजेंट गुड्स किसका है? फ्यूचर गुड्स। प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूचर गुड पासिस आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है तो गुड्स ट्रांसफर कर देते हैं। स्पेसिफिक गुड्स इज अ टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स, जो हमारे पास गुड्स होती है उसी को कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स, इसलिए ऑल ऑफ दिस। Which of the following is considered to be the duty of a seller in respect of goods? सेलर की क्या ड्यूटी होती है गुड्स के लिए? Which of the following is considered to be the duty of a seller in respect of goods? बेटा गुड्स के प्रति उसकी क्या considered to be the duty, उसकी ड्यूटी क्या होती है? वो होती है उसकी सबसे तो बेटा गुड्स के प्रति उसकी क्या ड्यूटी होती है? गुड्स की हिफाजत करना, गुड्स की देखभाल करना, इसमें कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दिस, ये आंसर होगा। एज पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एज पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2018 का पेपर बेटा। एज पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, person to whom make a proposal is made is called, person to whom the person to whom the proposal is made, बेटा जिसको ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑफरी। when proposal is accepted, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे प्रॉमिस कहते हैं। याद रखना, बार बार आ रहा, उसे क्या कहते हैं? प्रॉमिस। जब प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, प्रॉमिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ऑल ऑफ दिस। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सब होना जरूरी है, ऑफर एक्सेप्टेंस भी, सर्टेनिटी भी और लॉफुल कंसिडरेशन भी। एग्रीमेंट क्रिएट विदाउट कंसिडरेशन, अगर बेटा उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, कैंसिल। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। undue influence can be exerted only by those who are, बेटा undue influence का मतलब है ब्रेन वॉश करना। ब्रेन वॉश वही कर सकेगा जब वो दोनों आपस में रिलेटेड हो, आपस में रिलेशन होगा तभी होगा, नहीं होगा। The provision relating to the coercion is mentioned under section, coercion का सेक्शन बताइए। कोएर्सन का सेक्शन बताइए, सेक्शन 15। Which of the following are considered as a goods? इसमें गुड्स आप किसको बोलोगे? ऑल ऑफ दिस।
शेयर को भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। फर्नीचर भी जा सकता है। क्रॉप्स का मतलब हुआ फसल, यानी कि गेहूँ चावल, इसको भी एक जगह से दूसरा जगह लेके जा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस। स्पेसिफिक गुड्स इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंटैक्ट इन द ईयर 1930। सेल ऑफ गुड्स 1930 में बना। नो वन कैन गिव व्हाट वंस हैज नॉट। अगर किसी के पास सामान नहीं है या उसके पास ऑथोरिटी नहीं है तो वो किसी को गुड्स नहीं बेच सकता। आपको बताना एक्सेप्शन, वो ऐसा कर सकता है। ऑल ऑफ दिस। अनपेड सेलर भी ऑल ऑफ दिस में टिक मार लो। वो हाउ मेनी पार्टी इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? ओनली 2, बायर एंड सेलर। बेटा एज पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन टू होम टू मेक अ सोर्स ऑफ इंडियन कमर्शियल लॉ कौन है? ब्रिटिश लॉ। कॉन्सिडरेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ दिस। कॉन्सिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 तरह के होते हैं। क्वेश्चन पूछता भी बेटा कॉन्सिडरेशन कितने तरह के हैं, तो आंसर होगा सर वो 3 तरह के हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना? 1872 में बना। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो कहलाता है प्रॉमिस। coercion can be punishable under criminal law। एक कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एवेंसियो हो जाती है, बॉइड हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड। एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड का मतलब होता है हाइड द ट्रूथ, सच्चाई को छिपाना, या सेइंग द लाई, झूठ बोलना। बेटा फ्रॉड का मतलब होता है सच्चाई को छिपा देना। Indian Sale of Goods Act is the definition of buyer has been given to right of unpaid seller। All of this। A contract of sale of goods। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। देयर विल बी वॉलंटरली ऑफ 2 पार्टीज। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। बेटा जब भी बात होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, वहाँ कौन गुड्स की बात होना चाहिए? जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स के अंदर का नहीं आता? पोजीशन ऑफ बायर, पोजीशन ऑफ बायर नहीं आता, बाकी तीनों डिलीवरी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल के लिए क्या जरूरी है? सभी जरूरी है।